हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे केमिस्ट्री क्लास में। और बच्चों आज हम मेटल लिगेंड इक्विलिब्रियम जो कि आपका एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट नंबर 3 है, जिसमें पहला पेपर का आप पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 3 जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका बहुत वेल नोन डिमांडिंग टॉपिक था सर कि इसको पढ़ा दीजिए मेटल लिगेंड इक्विलिब्रियम। चलिए आज हम पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम टेंशन नहीं लेने का। इसमें मैं सारा चीज आपको बताऊंगा, कैसे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी काम करता है, ठीक है, कैसे आपका जो भी ये टॉपिक डिस्कस करते चलेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें थोड़ा सा टॉपिक की हम क्या क्या बात करेंगे करने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी दूसरा होता है काइनेटिक स्टेबिलिटी। और इसमें स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है, रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। इसमें एक दो टॉपिक और है, जैसे पीएच मेथड के बारे में देखेंगे। चलिए सॉरी ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड रिएक्शन मैकेनिज्म करके एक चैप्टर है, यही चैप्टर के बारे में बात करेंगे। क्या होता है हम देखेंगे जब इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हमको पता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म होते हैं, वो एक क्वाइट स्टेबल कंपाउंड है, तभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। ध्यान समझिएगा भाई, मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयंस आर क्वाइट स्टेबल, हाउएवर दे डिसोसिएटेड टू अ स्लाइट एक्सटेंट इन एन एक्वा सॉल्यूशन। जब हम एक्वा सॉल्यूशन में उसको डिसॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, वो थोड़ा सा डिसोसिएट तो होगा ना। डिसोसिएशन के लिए उसको हम एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये सॉल्यूशन में अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखते हैं सेंट्रल मेटल और आयन, जो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं और लिगेंड के बीच, जिससे वो प्रिपेयर हुए हैं। सो फॉर एग्जांपल के लिए एक हमारे पास एग्जांपल है, ये जो सिल्वर का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, आयन इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट्स। ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स है, ये अपना इक्विलिब्रियम के साथ डिसोसिएट हो रहा है, लेकिन फिर से ये कंपाउंड क्या हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है। मतलब सॉल्यूशन स्टेबल, सॉल्यूशन में वो डिसोसिएट तो हो रहा है, लेकिन फिर से वो क्या बनाना चाह रहा है, प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको पता है ये होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट हुआ, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। और इसी का अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। डिसोसिएशन मतलब क्या, ये अपना फॉर्मेशन कांस्टेंट है, Kf जिसको बोलते हैं, और आपका Kd या K स्टार जिसको बोलते हैं, वो क्या है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बनाया है तो फॉर्मेशन सॉरी प्रोडक्ट से ये देखिए, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया है तो ये हमारा फॉर्मेशन कांस्टेंट हो गया, और यही प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट बनाएगा तो ये हो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे 1/k हो जाएगा, रेसिप्रोकल हुआ है। क्लियर है। चलिए अब हम इस चीज को अच्छे से समझेंगे दो टर्म्स में, जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, और दूसरा कहलाता है काइनेटिक स्टेबिलिटी। चलिए बात करते हैं क्या होता है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट is on equilibrium constant for the formation of a complex in solution. It is a measure of the strength of the interaction between the reagent that come together to form a complex. दो रिएजेंट है, वो क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड कर रहा है, उसमें दो बात आ जाती है। पहला आता है आपके लिए थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, और दूसरा आता है काइनेटिक स्टेबिलिटी। क्लियर है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आगे बात करता हूँ, क्या है एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। सॉरी, चलिए देखिए, हमको ये भी पता है कि जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो गैसियस स्टेट में फॉर्म नहीं होता भाई। गैस फेस में आपका जो कंपाउंड है या जो भी कंपाउंड है फॉर्म नहीं होता, उसके लिए उसको सॉल्यूशन फॉर्म में आना पड़ता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है मेटल, और मेटल के साथ मेरे पास एक H2O का, ठीक है, एक नंबर ऑफ लिगेंड है, और यहाँ पे मैंने दिया एक N+। अब इसमें कोई लिगेंड अप्रोच हो रहा है, ठीक, क्योंकि लिगेंड इसमें हमको पता करना है ना कि जो नया इनकमिंग लिगेंड है वो कैसे इंटरेक्ट हो रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, देखिए ये हमारा Kf है, फॉर्मेशन कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इस मेटल के साथ जो H2O लिगेंड जुड़ा हुआ है, H2O लिगेंड जुड़ा हुआ है, उसमें से EX है, वहां से X-1 होगा, और यहाँ पे एक लिगेंड जुड़ जाएगा,
और यहाँ पे मेरा N पॉजिटिव और ये हो गया हमारा H2O, एक लिगेंड निकल गया। इसी तरीके से जितने नंबर आप क्या होंगे, आपका इनकमिंग लिगेंड आते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है वाटर लिगेंड को रिप्लेस करेगा। यहाँ देखिए ये वाटर लिगेंड को, ठीक है, रिप्लेस करेगा और ये ए यहाँ जाके जुड़ते जाएगा। तब तो हम चेक कर पा रहे हैं ना कि फॉर्मेशन हो रहा है। नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक ये आएगा नहीं। और उसी तरीके से अपना लॉस कर करके क्या हो रहा है, मैं भी अच्छे समझाऊंगा, अभी समझना। तो ये जो लिगेंड क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल को, और एक एक्वा कॉम्प्लेक्स, कहाँ से, ये हमारा एक्वा कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं, एक्वा कॉम्प्लेक्स। इस एक्वा कॉम्प्लेक्स से ये लिगेंड इसको रिप्लेस कर रहे हैं और पूरे एक कंपाउंड को बना रहे हैं। चलिए, तो हम इसको एक इक्वेशन 1 दे देते हैं, ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1। सेकेंडली, अगर मैं इसी को मैं क्या बोल दिया, ओवरऑल बोल दिया कि एक एक स्टेप में हो रहा है, एक एक स्टेप मतलब समझते हो। चलिए, सो वेयर x इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, x मतलब क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, x क्या है, नंबर ऑफ, अब इसको लिखते चलिएगा, बहुत काम का चीज है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और यहाँ पे जो n है, n क्या है आपका, n इज द, या n इज इक्वल टू हो जाए, n इज द ऑक्सीडेशन नंबर है, क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और एल का मतलब तो जानते ही हैं आप, एल का मतलब क्या है, लिगेंड है, क्लियर है। और एम का मतलब क्या है, हमारा मेटल। चलिए, ये बातें हम डिस्कस कर लिए इस पूरे इक्वेशन से। अब अगर अब हमारे पास एक चीज है, एल जो लिगेंड है वो दो टाइप के होते हैं, आपको पता होगा, मोनोडेंडेड है, बाइडेंडेड है, या ट्राइडेंडेड है। तो इस पूरे इक्वेशन को मैं सिंपलिसिटी के लिए एम का मतलब मेटल समझता हूँ, यहाँ देखिए एम लिख दिया, और बाकी चीजों को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, और लिगेंड है, क्लियर है। और ये मेरा बन गया मेटल और लिगेंड बना के फॉर्मेशन कांस्टेंट ले लिया के एफ, और ये बना लिया एम एल। इसका मतलब ये है, ये जो दूसरा इक्वेशन जो बना हुआ है, इस पूरे इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया सिंपलिसिटी के लिए। मैंने सीधा H2O को रिप्लेस कर दिया एल से, रिप्लेस यानी कि उसको डिनोशन कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूंगा, तो के एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको पता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, ये हमारा प्रोडक्ट हुआ है ml, और हमारा रिएक्टेंट क्या होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं m और l, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, क्लियर है। तो यहाँ पे एक बातें सामने आती है कि अगर हम H2O को कंसंट्रेशन को जो कांस्टेंट मान लेते हैं, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो H2O का जो कंसंट्रेशन है कांस्टेंट मानते हैं मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स के लिए, तो हमारे पास जो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है, फॉर्मेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे दो बातें सामने आएंगी, अगर आपके पास केएफ की जो वैल्यू है, हायर द वैल्यू ऑफ केएफ, यहाँ पे लिख देता है एक लाइन में, हायर हायर द केएफ वैल्यू, हायर द केएफ वैल्यू, more will be the stability, more will be the stability, more will be the stability। क्लियर है। इसका मतलब अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा आता है, 1.0 से ज्यादा है, क्लियर है, तो आपका कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। दूसरी चीज, अगर आपकी वैल्यू इसका मतलब क्या है, ये अगर केएफ की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो प्रोडक्ट होगा एम एल जो बनेगा, यहाँ से एम प्लस एल से जो ये प्रोडक्ट बन रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। सो एक लाइन याद रखिएगा, लार्जर द केएफ वैल्यू इंडिकेट्स द मेटल लिगेंड बाइंडिंग, जितना ज्यादा इसकी वैल्यू होगी ये मोर स्टेबल होगा, और ये मेटल लिगेंड जो बॉन्डिंग होगा, ये जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होगा उसको क्या करेगा, फेवर करेगा, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को क्या करेगा, फेवर करेगा। और अगर यही पास इस केएफ की वैल्यू इस केएफ की वैल्यू अगर क्या आ गया, लेस देन 1 आ गया, सॉरी, अगर ये केएफ की वैल्यू लेस देन 1 आ गई, ये लेस देन 1 आया, 1.0,
तो ये डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो जो लिगेंड होगा, वो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा। और यहाँ पे जो मेटल लिगेंड जो बॉन्डिंग होगा, ठीक है, मेटल लिगेंड जो बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, वीक होगा। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग क्या होगा, वीक होगा। वीक कहने का मतलब क्या है, वीक कहने का मतलब ये है कि इस वाट यहाँ पे जो वाटर लिगेंड था और जो इनकमिंग लिगेंड था, जब तक इस जब तक इस मेटल और एल के जो बाइंडिंग एक्टिविटी है, ये जब तक ज्यादा नहीं होगा, यानी कि इसका ज्यादा होगा तब तो ये निकाल पाएगा ना। अदरवाइज अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू आपका क्या आ रहा है, अगर आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू 1 से कम आ रहा है, तो ये क्या है, लेस स्टेबल। अब इसी बात को अगर हम फ्री एनर्जी के टर्म में समझे, तो हमको एक बात पता चलता है कि जो डेल्टा जी नॉट होता है, इसका एक इक्वेशन आपने शायद पढ़े होंगे, -RT ln k होता है। RT ln k होता है। और इसका एक दूसरा इक्वेशन होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NFE0। तो अगर इसको मैं फोर्थ नंबर दूं, अगर इसको फिफ्थ नंबर दूं, क्लियर है, तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं बराबर कर दूं, क्योंकि ये भी डेल्टा जी की वैल्यू, ये भी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन निकल के आता है, RT ln KF इज इक्वल टू NFE0, और ये हमारा होता है 6 नंबर का इक्वेशन। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं समझना है, यहाँ पे एक बात समझ आया हमको कि जब भी मेटल जो है एक लिगेंड के साथ अप्रोच आ रहा है, एक लिगेंड के साथ अप्रोच हो रहा है, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। अब वो दो टाइप्स हो रहे हैं भाई, अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है तो हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू 1 से कम आ रही तो लेस स्टेबल है। अब इस बात को समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। क्लियर हुआ। तो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स आता है, आपने पढ़े होंगे। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, एक एक करके बना के देखते हैं, थोड़ा सा इसका कॉन्सिक्वेंस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 इक्वेशन आपको दिया, मैं कौन कौन सा दिया, 4, 5 और आप 6, ठीक है। तो ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को बताता है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी नॉट, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी नॉट। चलिए, अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू इक्विलिब्रियम फेवर कब करता है या इक्विलिब्रियम की तरफ कब बढ़ता है, आपको पता होगा, हाई नेगेटिव वैल्यू, डेल्टा जी की अगर वैल्यू नेगेटिव आता है, डेल्टा जी की अगर वैल्यू नेगेटिव आता है, तो इसका स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का, यानी स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि आपको पता है एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होते हैं, क्लियर है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट बाहर निकलता है, और एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होते हैं उसके लिए एंथैल्पी की वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आती है। तो निगेटिव वैल्यू जब डेल्टा जी नॉट का आता है तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर है। तो याद रखिएगा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना आपका कॉम्प्लेक्स क्या बनाएगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आपका स्टेप वाइज फॉर्मेशन के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। स्टेप सॉरी स्टेप वाइज, ये एक बार आपको समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा एक बार। स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड स्टेप वाइज फॉर्मेशन थोड़ा सा खांसी हो गया आज, कांस्टेंट। क्लियर है। चलिए इसमें बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें भी हैं, तो सब मैं नहीं करूंगा, सीधा आपके लिए जो एग्जाम में लिखने की बात करते हैं उसको मैं करूंगा। चलिए
मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, मेटल प्लस लिगेंड, क्लियर है। अब ये क्या कर रहा है, इस K1 फॉर्मेशन कांस्टेंट से, इस K1 फॉर्मेशन कांस्टेंट से ये बना रहा है मेटल लिगेंड, क्लियर हुआ। मतलब सिंपल सी बात है, एक बार वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस किया, एक लिगेंड आया, दूसरी बार वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस किया, फिर से हमारे पास एक दूसरा रिएक्शन आएगा जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पे देखिए M और L प्लस, फिर से एक दूसरा लिगेंड आया और हमारे पास एक क्या बना लेगा, ये बना लेगा K2 फॉर्मेशन कांस्टेंट होते हुए ये बना लिया ML2, क्लियर हुआ। चलिए उसके बाद तीसरी बात क्या होगा, जब ये Ml2 कॉम्प्लेक्स बनाने जाएगा, फिर से एक लिगेंड इसके पास आएगा और इस फॉर्मेशन को हम बोलेंगे K3 और हम यहाँ पे क्या बना लेंगे Ml3। इसी तरीके से अगर इसका शायद हिंदी में इसको बोलते हैं द्रव्यानुपात क्रिया का नियम लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इस K1 के लिए हम निकालते हैं तो ये होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट Ml, ये हो गया। उसी प्रकार से हम इसमें लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा क्या है Ml2, ये प्रोडक्ट हमारा है तो ये लगा देंगे हम K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Ml2 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा मेटल लिगेंड, ये Ml यहाँ पे दिखे, ये लिख रहा हूँ ना यहाँ Ml और यहाँ पे क्या हो जाएगा L, ये हो गया। अब उसी प्रकार से हम इसमें लगाते हैं K3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Ml3 डिवाइडेड बाई Ml2 और ये हो जाएगा हमारा क्या L, ये देखिए ये हो गया। अब इसी चीज को अगर हम n नंबर, बहुत सारे लिगेंड है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको ML n-1 प्लस हमारे पास एक फिर से लिगेंड आ रहा है क्योंकि हमको सारे लिगेंड को रिप्लेस करना है और हमको एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। चलिए तो ये जो हमारा फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा वो कहाँ से जाएगा, Kn के थ्रू जाएगा और हमारा जो टोटल कॉम्प्लेक्स बनेगा वो MLN, क्लियर हुआ। अब इसका अगर हमको इसका हम फॉर्मेशन निकालना है, फॉर्मेशन कांस्टेंट, तो Kn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है हमारा, ये MLN है तो MLN और रिएक्टेंट क्या है हमारा, रिएक्टेंट है MLN-1 और एक हमारा है लिगेंड, ये हो गया। यहाँ तक बातें समझ आए। आपको स्टेप वाइज फॉर्मेशन अगर आपको लिखने आएगा, आपको इसको लिखना पड़ेगा इतने। अब क्या करेंगे, इस टोटल को हम एक दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे क्या होगा, इस Ml जो लिगेंड आ रहा है उसको मैं रिसेम्बलेंस किया हूँ तुम्हारा MLN से, और ये लिगेंड तो है ही हमारे पास, ये लिगेंड जो आ रहा है सेम सेम है, क्लियर हुआ। अब मैं इसको हर बार अलग अलग नंबर लैब लिगेंड ना करके मैं सीधा एक ओवरऑल इक्वेशन नाम दे दिया कि मेटल है और उसमें n नंबर ऑफ लिगेंड आके ज्वाइन होगा और n नंबर ऑफ लिगेंड मतलब 1 2 3 जो भी एक एक करके आएगा, और इसका जो फॉर्मेशन कौन, इसको नाम दे दिया मैं बीटा n, और जो फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा MLN, जहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो, कुछ भी हो सकता है। अब अगर इसके लिए मैं फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालूं, बीटा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मेरा प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये है MLN और रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट तुम्हारा ये है, रिएक्टेंट हम लिख देते हैं M और ये हो गया M, ये हो गया हमारा L और जो सामने में जो इसका नंबर लगा है उसको हम पावर में कर देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे हमको एक बात समझ आएगा कि जहाँ पे हमारा K1 निकाले हमने, K2 निकाले हमने या K3 निकाले या जहां तक है Kn तक है, तो ये क्या है तुम्हारा, ये है इज इक्वल टू लिखियो आप स्टेप वाइज फॉर्मेशन, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है, क्लियर है वह, ये हमारा कहलाता है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, या इसी को स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। चलिए यहां तक हमको समझ आया बात। और यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया मैंने, बीटा एन। तो ये बीटा एन क्या कहलाता है, ओवरऑल क्या कहलाता है, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। मतलब मैंने क्या किया, सारे स्टेप को एक साथ जोड़ दिया। यहाँ देखिए, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप था, इसको हमने एक साथ जोड़ दिए
तो ये वाला जो आपका इक्वेशन निकल के आया है ये हमारा कहलाता है ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट या ये कहलाता है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओवरऑल स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे इस सारे कांस्टेंट को अगर मैं एक बार एक ऐड कर दूं, क्लियर हुआ? तो जब भी मेरे पास मेटल लिगेंड Ml बना, सबसे पहले में Ml ही बना था, उसके बाद दूसरे बाद में Ml2 बना था। यहाँ पे देखिए पहले Ml बना, फिर Ml2 बना, और तीसरी बात में क्या बना था? Ml3 बना था। और उसी तरीके से कंटिन्यूअस प्रोसेस होते हुए मैंने क्या बनाया? Mln बनाया। क्लियर है? अब अगर मुझे इसको एक्सप्रेस करना होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में, तो भाई इसको मैं बीटा 1 भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे बीटा 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? बीटा 3 लिख सकता हूँ, या इसी तरीके से आगे अगर बढ़ता हूँ तो ये हो जाएगा क्या? बीटा n तरफ चल जाएगा, ये हो जाएगा बीटा n। क्योंकि इसको भाई मैं तो यहाँ सिंगल सिंगल लिखा ना, लेकिन ओवरऑल फॉर्मेशन में तो यहाँ पे मैंने बीटा n लिखा था। क्लियर हुआ? मतलब इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो m प्लस l, और ये हो जाएगा हमारा बीटा 1, और ये बना लेगा क्या? ml। और उसी तरीके से हम अगर इसको बीटा 1 के रिस्पेक्ट में लिखे तो बीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? कुछ भी नहीं किया। हमने शुरू में इसको K1 के फॉर्म में लिखा था, क्योंकि K1 हमारा क्या था? हमारा स्टेप वाइज था, और बीटा 1 हमारा क्या था? ओवरऑल कॉन्सेप्ट, ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट था। उसी प्रकार से ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा मेटल प्लस, अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोला था? ये सामने में n लगा है, तो इस n का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है। अब दूसरी बार मैंने क्या किया? यहाँ 2l कर दी, m प्लस 2l, और ये इक्वेशन कहाँ से गुजरेगा मेरा? बीटा 2 से होकर गुजरेगा, और इसको मैं बना लिया ml2। तो इसका अगर इक्वेशन मैं लिखूंगा तो बीटा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा ml2। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ये देखिए ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जब मैं लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा? इसको कौन से फॉर्म में लिखूंगा? m, और यहाँ पे देखिए पावर में गए, दिख रहा है आपको पावर में n, और इस n की जगह मैं क्या लिखूंगा? m l के पावर में 2, क्योंकि यहाँ पे मेरा 2 है। तीसरी बार सेम चीज को अगर मैं लिखना चाहूंगा m प्लस 3 लिगेंड, यानी कि 3 लिगेंड आ रहा है इस मेटल के पास, और इसको हम लिखेंगे बीटा 3। ये हो जाएगा हमारा ml3, और इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट हम लिखेंगे बीटा 3 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ml3। प्रोडक्ट हो गया, और हमारा रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट हमारा है मेटल, और ये L, और ये पावर में 3। क्लियर हुआ? और इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो पूरा ये मेटल हो गया हमारा, और n नंबर ऑफ लिगेंड हमने लिखा, और हमारा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट जो निकलेगा बीटा n, ये हमारा बना लिया mln। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर मैं पूरा ओवरऑल फॉर्मेशन में हो जाएगा बीटा n, इसका मतलब यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ mln डिवाइडेड बाय ml पावर में n। क्लियर हुआ? ये दो इक्वेशन मैंने लिखा, सेम चीज है, कुछ भी नहीं किया। मैं जस्ट एक बार K1 के फॉर्म में लिखा था, और दूसरा बार हमने क्या लिखा? ओवरऑल फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट में लिखा। अब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि ये जो बीटा 1 हमने निकाला, बीटा 2 जो हमने निकाला, और बीटा 3 की बात जो किया है वो क्या है? या हम बीटा एन तक गए, वो क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसको ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। मैं 2 बार बता चुका हूँ इसको। ये क्या है हमारा? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इसको हम ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब कई बार आपको एग्जाम में इन दोनों के बीच रिलेशन पूछ देते हैं, मैं आपको इसके बारे में भी समझाऊंगा। तो क्या होता है रिलेशन बिटवीन, कि स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, और बीटा में जो रिलेशन है उसको निकाल रहे हैं, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन K1, K2, और आगे यहां तक जाते हैं हम Kn एंड बीटा n का जो रिलेशन है ये पूछते हैं। आपको कभी कभी एग्जाम में आया भी होगा, आप देखेंगे। चलिए ये समझते हैं क्या होता है दोनों के बीच के रिलेशन। क्लियर है?
तो अगर मैं एक थर्ड प्रोसेस का बीटा 3 का एक स्टेप उठा लेता हूँ, कंसीडर कि मेरे पास एक बीटा 3 का एक्सप्रेशन है और इस बीटा 3 का एक्सप्रेशन में आएगा आपका Ml3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा तुम्हारा मेटल और लिगेंड का पावर में आपका 3 हो जाएगा। ये हमने पढ़े हैं बीटा 3 वाले में, ये देखिए ये आ रहा है। इस इक्वेशन को मैंने क्या है उठाया, मुझे एक रिलेशन स्थापित करना है, रिलेशन बनाना है कि बीटा और के में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब इस पूरे इक्वेशन को, इस इक्वेशन को मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, चलो इक्वेशन को मैं 1 नाम दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मुझे एक रिलेशनशिप बनाना है, रिलेशन स्थापित करना है किसके बीच में, के और बीटा के बीच में। तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एम एल, क्या बोला मैं, एम एल और एम एल टू, ये एम एल टू इससे मल्टीप्लाई करना है इसके ऊपर और नीचे। तो चलिए कर लेते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लाई करना है आपको बोथ में, कहाँ कहाँ पे, आपका न्यूमरेटर में और आपका डिनोमिनेटर में, मतलब अंश और हर जिसको आप बोलते हैं। चलिए अब हम बीटा 3 बराबर हो जाएगा हमारा, एक इस इक्वेशन को पूरा लिख लेते हैं पहले, इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। ये ml3 हो गया और नीचे में हमारा क्या है m और हमारे पास ये l और ये तो है ही। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, इसको ऊपर में एक बार लिखना है और इसको नीचे में एक बार लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा m l और ये हो जाएगा m l2, ये हो गया। और मल्टी फिर से उसी को करेंगे एम एल, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, दोनों काटेंगे देखिए आएगा, ये हो गया एम एल। अब इस पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए बीटा 3 हो गया, हमारे पास एक इक्वेशन है क्या इक्वेशन है, एम एल है, ये देखिए इस एम एल को मैं पहले लिख दिया, एम एल हो गया। अभी ऊपर को, उसके बाद एम एल टू है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूँ, एम एल टू हो गया। और तीसरा क्या है, एम एल थ्री है, ये हो गया। कुछ भी हमने चेंजेस नहीं किए, जस्ट हमने इसको रिवर्स करके क्या किए, एक्सचेंज किए। अब हमको ये पता है कि ml जब हम लिखते हैं, याद करो जब हम ml लिखते हैं यहाँ पे देखिए ये तो इसके नीचे क्या लिखते हैं, m और l लिखते हैं। ml2 जब लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ml और ml का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरे पास ml है, तो इस नीचे में आप ये काउंट कर सकते हैं कितने m है, 1 2 और 3। तो जब मैं रीअरेंज करूंगा तो यहाँ पे आपको 3 ही m मिलेगा। और l देखिए 3 4 4 2 6 l है यहाँ पे, तो आपको 6 l ही मिलेगा। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ml के नीचे मैं क्या लिख रहा हूँ, एक ये हो गया m और ये हो गया l। जस्ट इसको उठा कहाँ ला दिया, यहाँ ला दिया। उसके बाद ml2 के नीचे में क्या होता है बताया था आपको ये इसको मैं रीअरेंज कर दिया, एक l को अलग कर दिया ये। और ml3 वाले में क्या होता है, ml2 हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कितने था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 l है, 3 1 4 4 2 6, यहाँ पे भी कितना है 1 2 3 3 2 5 1 6। इसका मतलब सिंपली हमने रीअरेंज किया है, क्योंकि क्योंकि हमको पता है कि ये जो वैल्यू k1 का आता है, आप जाके देखिए उसमें, और ये आपका k2 का है और ये आपका k3 का है। हुआ, यहाँ देखिए जब हम ये वाला इक्वेशन निकाले थे तो k1 k2 और k3 यही हुआ था। और इस पूरे इक्वेशन के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन के बराबर ये हमारा k1 है। तो अगर हम बीटा 3 को बराबर करते हैं, ये कैपिटल k1 हुआ, k1 इंटू k2 इंटू k3। और अगर अगर मैं बीटा n के लिए लिखूं इसको, बीटा n के लिए तो हो जाएगा k1 इंटू k2 इंटू k3। सिमिलरली कहाँ तक चला जाएगा, kn तक चला जाएगा। क्लियर हुआ। और अगर इसको लॉग के फॉर्म में लिखा जाए, लॉग बीटा n के फॉर्म में लिखा जाए तो हो जाएगा लॉग k1 प्लस लॉग k2 प्लस लॉग k3। और इसी तरीके से कहाँ चला जाएगा ये इन लॉग kn तक जाएगा, लॉग kn तक। और इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं 5 नाम दूं या 2 जो भी है इसका इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे कितना है 1, क्लियर है, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया
और ये हमारा 4 है, और इसी तरीके से नंबर 5 अब दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? तो ये जो इक्वेशन आपका 5 है, वो इंडिकेट करता है कि जो ओवरऑल जो फॉर्मेशन है, वो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि इक्वेशन 5 इंडिकेट इंडिकेट्स या इंडिकेटेड जो भी इंडिकेट्स द ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट is equal to स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। अभी क्यों? सीधा सा मतलब है कि आप एक बाल्टी में पानी भर रहे हैं और उस पानी को आप 10 बार एक एक जग डाल के भर रहे हैं। क्लियर हुआ? शुरू में आपने एक जग डाला, फिर दूसरा बार दूसरा जग डाला, फिर तीसरा बार तीसरा जग डाला, जग मतलब जो भी आपने डालते हो। ये होता है स्टेप वाइज फॉर्मेशन, मतलब एक एक स्टेप में हम जा रहे हैं। लेकिन एक दूसरा आदमी आया और सीधा सीधा उसको एक बाल्टी डाल के भर दिया। भाई मतलब जो स्टेप में जो डाला था वो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट के बराबर होगा। जो दूसरा आदमी आया था वो एक साथ जो बाल्टी में पानी भर दिया, उसने भी उतना ही पानी भरा जितना आपने भरा। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि जो आपका स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है ये बराबर होता है आपका ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में या उसके इक्वल। अब यही चीज का जो इनवर्स होता है जिसको आप फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलते हैं, अगर ये डिसोसिएट होना शुरू हो जाए तो ये कहलाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर हम KF को अगर हम फॉर्मेशन कांस्टेंट बोल रहे हैं, KF को अगर हम फॉर्मेशन कांस्टेंट बोल रहे हैं, क्लियर हुआ? ये हो गया फॉर्मेशन कांस्टेंट TAN। एक मिनट, ये हो जाएगा TAN कांस्टेंट का इनवर्स हो जाएगा आपका। इनवर्स मतलब समझते उल्टा हो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पे एक मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इसको हमको ब्रेक करना है या ब्रेक हो रहा है, तो ये हो जाएगा KD और ये बन जाएगा मेटल अलग हो जाएगा और N नंबर ऑफ लिगेंड अलग हो जाएगा। तो इसको अगर हम द्रव्यानुपात क्रिया लगाते हैं तो ये हो जाएगा KD इज इक्वल टू, अब यहाँ पे रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट हो जाएगा। वहां पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा रिएक्टेंट क्या है सॉरी प्रोडक्ट, हाँ, ये हो जाएगा M L टू द पावर N अपॉन M L N, ये हो गया। ठीक है, ये होता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब कुछ नहीं हुआ, ब्रेक हो रहा है ठीक है, इसका मतलब ये है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की अगर वैल्यू ज्यादा हुआ, वही जो बोल रहा हूँ, फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू कम होगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगा, और इससे क्या होगा, जो आपका इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा क्लियर हुआ? चलिए, यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ। मैंने क्या पढ़ाया? मैं पढ़ाया कि जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होता है, थर्मोडायनेमिक जो स्टेबिलिटी होता है वो कैसे काम करता है। 2 स्टेप में काम करता है बोला हूँ, एक आपका स्टेप वाइज और दूसरा आपका ओवरऑल फॉर्मेशन। तो हमने पूरा शुरू से देखा कैसे स्टेप वाइज फॉर्मेशन काम करता है। यहाँ देखिए, इस देखिए, ये अपने सबसे पहले पढ़ा स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हमने देखा ओवरऑल, और दोनों के बीच में रिलेशन भी हमने देखा। दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये देखिए, ये होता है बीटा n इज इक्वल टू ये रिलेशन याद रखिए। क्लियर हुआ? अब जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका ट्रेंड्स। क्या है आपका? ट्रेंड्स इन स्टेप वाइज। अब ट्रेंड्स क्या बोलता है? ट्रेंड्स इन स्टेप वाइज, इसी को ना सक्सेसिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है? अब आपको थोड़ा सा जो मैं पढ़ाया उससे समझ आ गया होगा कि जब भी पहला लिगेंड जुड़ता है जिसका फॉर्मेशन K1 है वो ज्यादा होगा, उसके बाद K2, उसके बाद K3, उसके बाद इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा
Kn-1 और आपका Kn, अगर यहाँ पे n की वैल्यू हम 5 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 - 1 4 ही होगा। इसका मतलब यही होगा K1 से K5 ये। क्लियर हुआ? तो इसको हम इस लाइन से लिख सकते हैं कि ट्रेंड ऐसा होना चाहिए कि कभी भी फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है K1 K2 ऐसे बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। मतलब मेटल में जो पहला लिगेंड जोड़ रहा है Ml1 बन रहा है, उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा है। उसके बाद फिर से जब दूसरा लिगेंड आ रहा है तो उसको स्टेरिक हिंड्रेंस मिल रहा है या इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मिल रहा है। उसकी वजह से उसकी जो स्पीड है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, जिसको आप बोलते हैं मैग्नीट्यूड बोलते हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट का, तो डिक्रीज होता है। तो ध्यान में रखिएगा दिमाग में हमेशा कि K1 का ज्यादा होगा, फिर K2, फिर धीरे धीरे कम होते जाएगा जब हम नंबर ऑफ लिगेंड जब जोड़ते जा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये हम ये हम ऑब्जर्व करते हैं कि यस बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो चलिए एक एग्जांपल उठा लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, पहला एग्जांपल है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक कैडमियम का जो कैडमियम हमारे पास मेटल है, इस कैडमियम मेटल में आपका अमोनिया लिगेंड ज्वाइन होने वाला है NH3, और इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट हम देख लेते हैं कि ये कैडमियम हुआ है और कैडमियम के साथ हमारा पहला कॉम्प्लेक्स ऐड हो रहा है, पहला यानी कि लिगेंड ऐड हो रहा है NH3। क्लियर है? यहाँ पे देखते हैं इसका फॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट कितना है। यहाँ पे इसका K1 की वैल्यू है, K1 की वैल्यू है 10 to the power 2.65 ये K1 का। उसके बाद इसमें अब एक अमोनिया तो ऐड हो गया, हमको इसमें दूसरा अमोनिया ऐड करना है, क्योंकि हमको बताया ये स्टेप वाइज चल रहा है, तो स्टेप वाइज में अब इसमें ऐड करना है। तो ये हो गया कैडमियम Cd और यहाँ पे आया हमारा NH3, ये हो गया NH3 और यहाँ पे हमारा ये 2+ है। अब फिर से एक दूसरा लिगेंड आएगा जिसका अमोनिया है और यहाँ पे हमारा एक दूसरा हो जाएगा। अब जो K2 है ये हो जाएगा Cd और यहाँ पे पहले एक अमोनिया था, वहाँ पे कितना हो जाएगा NH3 का ट्वाइस हो जाएगा, ये हो गया और ये 2+ हो गया हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका हमारा अब इसका K2 की वैल्यू देख लेते हैं। K2 की वैल्यू है 10 to the power 2.10, देखिए डिक्रीज हो रहा है। अब चलिए तीसरा लिगेंड ज्वाइन करते हैं, ये तो हो गया हमारा 2 लिगेंड। अब जब भी हम तीसरा लिगेंड ज्वाइन करेंगे कैडमियम के साथ, फिर से हमारे पास क्या है, हमारे पास NH3 है और ये लिगेंड उठा लीजिए, ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये होगा 2+। अब फिर से हमने एक अमोनिया लिगेंड इसमें जो स्टेप वाइज चल रहा है, हर बार एक एक स्टेप में हो रहा है, ध्यान समझिएगा। ये हो गया कैडमियम। अब फिर से हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा NH3 और यहाँ 3 हो जाएगा। क्लियर हो? ये 3 हो गया क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा K3, तो K3 के इक्वल हो जाएगा 10 to the power 1.4। देखिए इसका रेट कम होते जा रहा है। उसी प्रकार से अगर हमारे पास चौथा लिगेंड आता है चौथा लिगेंड की वैल्यू हमारे पास आएगा कैडमियम ही हो जाएगा और यहाँ पे NH3 और प्लस फिर से एक हमने NH3 डाल दिया और ये हो जाएगा कैडमियम, ये हो जाएगा NH3/4 और इसका वैल्यू हमने लिखा, इसका वैल्यू होता है K4 होता है हमारा, K4 की वैल्यू है 10 to the power 0.93, बस ये हो गया। अब भाई कैडमियम के साथ हमारे पास टेट्राहेड्रल लिगेंड बन गए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गए। अब इसको हम ओवरऑल कॉन्सेप्ट लेते हैं, बीटा 4 इज इक्वल टू हो जाएगा K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, ये होता है हमारा रिलेशन। अब सारे को जोड़ देते हैं तो 10 to the power 2.65 ही हमारा K1 की वैल्यू था। उसके बाद 2.10 हमारा K2 की वैल्यू है। उसके बाद मल्टीप्लाई में 10 to the power 1.44 है। क्लियर हुआ? और ये होगा 10 to the power 0.9। अब भाई हमको पता है कि इसका सबका आधार बेस जो है इक्वल है, तो अब इसको जब जोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 10 to the power 7.12। अब ये बताता है कि K1 ट्रेंड देखिए, K1 का पहले ज्यादा था, फिर हमने K2 का ट्रेंड देखा, फिर K3, फिर आपका K4। क्लियर हुआ? कैसे हो रहा है कि इनिशियल में जो रेट रहता है वो ज्यादा होता है और उसके बाद उसके बाद जब बढ़ते जाता है, अगला लिगेंड आते जाता है, तो आपका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। क्लियर हुआ? ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं एग्जाम में। और इसी का एक साइमल्टेनियस दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये
अगर ये साइनाइड के साथ हुआ, दूसरा एग्जाम्पल है, ये तो हमने देख दिया अभी अमोनिया के साथ, क्लियर हुआ। ट्रेंड्स देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, ट्रेंड्स कैसे चेंज हो रहा है। अब कैडमियम के साथ एक हमारे पास लिगेंड आ रहा है, लिगेंड है साइनाइड, और ये बाइंड हो रहा है, तो ये बनाएगा कैडमियम और ये साइनाइड, ये बना लिया प्लस साइनाइड, क्योंकि आपका निगेटिव लिगेंड है। यहाँ पे K1 की वैल्यू आ गया 10⁻5.48। सिमिलरली स्टेप आगे बढ़ता चलेगा, आगे बढ़ता चलेगा तो हो जाएगा कैडमियम, और कैडमियम के साथ हमारा हो जाएगा साइनाइड, ये होगा साइनाइड, और ये फिर से एक नया लिगेंड आ गया साइनाइड, और जैसे ही नया लिगेंड आएगा आपका फिर से एक नया लिगेंड एड बन जाएगा CD। यहाँ पे पहले एक साइनाइड था, अब ये दो साइनाइड हो गए, दो साइनाइड हो गए, यहाँ पे प्लस डिमिनिश हो जाएगा, तो इसका K2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी K2 की वैल्यू 5.12, सॉरी 5.12। तीसरी बार हमने जब फिर से कैडमियम के साथ, ये साइनाइड हमारे पास है, ये साइनाइड लिगेंड है, सॉरी ये हो गया। अब इसमें फिर से हमने क्या डाला, एक साइनाइड एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैडमियम और साइनाइड हो जाएगा 3 हो जाएगा, और एक माइनस चार्ज है क्योंकि हमारे पास एक लिगेंड एक्स्ट्रा हो गया, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी K3, और K3 की वैल्यू होती है 10⁻4.65। ये देखिए कम हो रहा है, और एक लास्ट स्टेप में जब आएगा when the last cyanide add into the cadmium compound, तो ये बन जाएगा इसमें जोड़ दे, इसमें कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, ये वाले कॉम्प्लेक्स को यहाँ उठा ला रहा हूं, ये वाले को यहाँ उठा ला रहा हूं, ये वाले को यहाँ ला रहा, ऐसे हो रहा है बस। चलिए ये साइनाइड माइनस ऐड हो गया, अब इसकी जो लास्ट स्टेप बनेगी ये कहलाएगी कैडमियम साइनाइड बाई 4, और आपको यहाँ पे 2 माइनस कंपाउंड देखने को मिलेगा, और इसकी फॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू होगी 10⁻3.5। अब अगर आप ओवरऑल इसको जोड़ देंगे तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बेस सबका समान है, तो आपका 10⁻18.8 ये हमारा टोटल फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि उस रूल को हम प्रूव कर पा रहे हैं कि K1 इज ग्रेटर देन K2, K2 इज ग्रेटर देन K3 और K3 इज ग्रेटर देन 4। चलिए अगर आप यहां तक इस बात से सहमत है तो मुझे लगेगा आपको समझ आ गया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी मैं आपको बताऊंगा। आपको मैंने 2 एग्जांपल दिया, और इस दोनों एग्जांपल में ये बताया कि बेटा ऑलवेज योर स्टेप वाइज जो फॉर्मेशन है जिसको हम सक्सेसिव फॉर्मेशन बोल रहे हैं, वो इस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए कि ऑलवेज योर फॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट 1 जो K1 की वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए K2 से, और K2 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए K3 से, और K3 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए K4 से। चलिए यहां तक आपको समझ आया, लेकिन आपको ये भी पता है कि हर बार ये ट्रेंड फॉलो नहीं हो सकता। अब देखना यहाँ पे आपका एक्सेप्शन टाइप का केस शुरू होगा, लेकिन मैं एक्सेप्शन नहीं बोलूंगा उसको मैं आपको समझाऊंगा, क्लियर है। चलिए वीडियो हो सकता है ज्यादा लंबा हो जाए, आप इसको इरिटेट होकर देखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ तक बस 10 मिनट और बचा है, इसको पूरा समझिएगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर मैं आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग बताऊंगा, क्लियर है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको स्पीड में बताऊंगा, समझ आना चाहिए आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक आपको ये समझ आ गया, यस सर द ट्रेंड्स व्हाट यू टोल्ड K1 इज ग्रेटर देन K2, K2 इज ग्रेटर देन K3, ये यहाँ तक होना चाहिए। लेकिन कभी कभी अनयूजुअल स्ट्रक्चर, अगर किसी कंपाउंड में लिगेंड के आने से ऐसा कुछ उसमें चेंजेस आ रहा है जिसकी वजह से जिसकी वजह से उसमें जिसकी वजह से उसमें K1 is greater than K2 is greater than K3 is greater than K4 होना चाहिए, लेकिन कभी कभी इस K4 से ज्यादा K3 की वैल्यू हो गया, समझना बात को। ऐसे भी केस मिले हैं जिसमें अगर मैं बोलूं कि n+1 की वैल्यू ग्रेटर देन हो गया Kn से। अब ये क्या बात हुआ, n+1 समझते हो भाई, अगर मैं इसको बोला कि K की वैल्यू यहाँ पे 3 है, K की यहाँ पे वैल्यू 3 है, और और यहाँ पे n+1 कितना हो जाएगा, 3+1 4 हो गया, मतलब K4 की वैल्यू ज्यादा होगी K3 से। अभी तक हमने क्या पढ़ा, K4 की वैल्यू कम होगी ना K3 से, लेकिन कई केस में उल्टा हो जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट K1 चल रहा है, K1 के बाद K2 है, K1 के बाद क्या आ गया, डायरेक्ट K4 आ गया,
फिर K3 आया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऐसे कौन से केस में होंगे, ये मैं आपको समझाता हूँ। बात समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? कि ऑलवेज ऑलवेज ये कंसीडर मत करिएगा कि हमेशा आपका ट्रेंड जो है K1 K2 K3 K4 फॉलो होगा। कभी कभी आपका कभी कभी आपका K1 के बाद एकदम सिंपल से चल रहा है, K2 गया, K2 के बाद K3 गया, और K3 से इसका वैल्यू ये देखो, ये K4 हो गया। अब यहाँ पे ऐसा कुछ चेंजेस आया होगा जो उसके फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो K4 है उसको बढ़ा दिया। अब ये कब आएगा, चलिए बात करते हैं। क्लियर हो यहाँ तक? चलिए, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, अब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है कैडमियम के साथ एक कॉम्प्लेक्स है हेक्सा एक्वा COH2O6। क्लियर हुआ? और ये आपका 2+, इसके साथ हम एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं ब्रोमीन को, हम क्या कर रहे हैं, एंटर करा रहे हैं। एंटरिंग लिगेंड है हमारा ब्रोमीन, ध्यान समझना। इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट है K1, और हमने सबसे पहले एक ब्रोमीन को वाटर के साथ रिप्लेस करा दिया, तो ये बनाया कैडमियम H2O5, ध्यान समझिएगा। और हमारे पास एक ब्रोमीन अंदर आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और हमारा एक पॉजिटिव चार्ज बच गया, एक हमारा H2O लिगेंड निकल गया। ये हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। अब ध्यान समझिएगा, ये ब्रोमीन अंदर गया है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला है। चलिए, दूसरी बात, ये तो हो गया हमारा पहला। समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपको एक बार अगर क्लियर समझ आ जाएगा, एग्जाम में आपको लिखने के लिए आसानी हो जाएगा। ये हो जाएगा H2O5, और यहाँ पे हमारा ये लिगेंड इस पूरे कॉम्प्लेक्स फिर से उठाएगा, यहाँ पे Br, और ये हमारा 1+। फिर से हमने एक ब्रोमीन लिगेंड एंटर किया, यहाँ पे एंटर करा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा K2। उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कैडमियम के साथ, कैडमियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा H2O। अब देखिए, यहाँ 5 H2O था, एक फिर से निकल जाएगा, तो आपके पास बचेगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? और हमने निकाल दिया एक H2O, फिर से निकाल दिया। फिर तीसरी बार हमने किया, सेम इसको उठाइएगा, यहाँ पे लिखिए कैडमियम, और कैडमियम के साथ आपके पास 4 वाटर मॉलिक्यूल है H2O4, और यहाँ पे आपके पास 2 ब्रोमीन है, तो यहाँ लिख दिया 2 ब्रोमीन। अब फिर से एक ब्रोमीन हमने इसमें एंट्री करा, क्योंकि वो पूरे सारे वाटर को रिप्लेस करना है, तो ये हो गया ब्रोमीन, और इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट हमने निकाल लिया K3, और यहाँ पे हम इसको प्रॉपर लिख देते हैं CD। और कितने वाटर है यहाँ पर हमारे पास है, अब देखिए फिर से एक वाटर निकल जाएगा, क्योंकि एक ब्रोमीन एंट्री करेगा, तो यहाँ जाएगा H2O3, और हमारे पास ब्रोमीन 3 हो जाएगा Br3, और ये हमारा एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि हमारे पास ब्रोमीन एक्स्ट्रा हो रहा है। अब यहाँ पे 2 था तब तक, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास एक H2O फिर से निकल गया। अब यहीं पे ट्विस्ट शुरू होता है। अब देखिए, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट मैंने बोला K1, इसको मैंने बोला K2, इसको मैंने बोला K3। अब आप ये समझ सकते हैं कि ट्रेंड ऐसा होना चाहिए कि K1 की वैल्यू, K2 की वैल्यू, K3 की वैल्यू जो है प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे होता क्या है, एक ट्विस्ट आता है कि इस कैडमियम वाले जो कॉम्प्लेक्स है, इस कैडमियम वाले जो कॉम्प्लेक्स है, ये तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल, ध्यान समझिएगा, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से ये जब लास्ट स्टेप को प्रोसीड करता है कैडमियम के साथ, इन्होंने, इसके पास 3 वाटर लिगेंड है, H2O का 3 है, और ब्रोमीन का 3 है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जैसे ही एक ब्रोमीन लिगेंड फिर से इसमें एंट्री करता है, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, इस K4 कांस्टेंट से, फॉर्मेशन कांस्टेंट से गुजरता है, और कैडमियम जो है एक साथ 3 वाटर लिगेंड को रिप्लेस कर देता है ब्रोमीन ने। देखिए क्या बोला हूं मैं, यहाँ पे जो 3 दिख रहा है, इस तीनों को एक साथ निकाल देता है, और आपका ये जो फॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट जो बना, ये जो बना आपका K4। अब यहीं पे इसका ट्रेंड ऐसा हो जाता है कि जो K4 की वैल्यू है वो K3 से ज्यादा हो जाता है। होना क्या चाहिए था, K3 की वैल्यू K4 से ज्यादा हो, ये हमने पढ़ते आया। अब इस ट्रेंड को ये ब्रेक करता है, ये जो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेंड को ब्रेक करता है। अब क्यों होता है बताया, कि अगर आप ऑक्टाहेड्रल, भाई ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से ज्यादा प्रेफर करता है क्या बनाना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि वाटर यहाँ पे क्या है, वाटर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और ब्रोमीन यहाँ पे वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड होने की वजह से ये कैडमियम अपने आप को टेट्राहेड्रली अरेंज करना चाहता है। ये Br,
बी आर, बी आर और ये बी आर, क्योंकि ये भी आपको पता है कि लोअर रिपल्शन होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि इसका एंगल होता है 109। लेकिन यहीं पे कैडमियम के साथ अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना था, तो ये कैडमियम के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना था वो आपका 90 डिग्री था, है कि नहीं? ये तो आपको पता होगा 90 डिग्री था। तो यहाँ पे अगर मैं बी आर लिख दिया, यहाँ बी आर लिख दिया, यहाँ बी आर लिख दिया, सब तरफ बी आर है, तो ये रेदर देन इस कॉम्प्लेक्स को बनाना ज्यादा प्रीफर करता है तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल। तो जब चौथा स्टेप में आता है, जैसे एज सुन एज दिस कंपाउंड रीचेस इन द फोर्थ स्टेप, ये तीनों वाटर मॉलिक्यूल को एक साथ रिप्लेस कर देते हैं और ये ऑक्टाहेड्रल न जाने की वजह से कहाँ चला जाता है, टेट्राहेड्रल चला जाता है। और इस वजह से आपका कॉम्प्लेक्स में जो K4 का जो रेट है वो बढ़ जाता है K3 से। तो अगर आपको एग्जांपल में क्वेश्चन में ये दिया जाए तो ध्यान से समझिएगा, कैडमियम के साथ ये जो ब्रोमीन वाला एग्जांपल है, ऑलवेज रिमेंबर कि ऐसा कोई फैक्टर्स जो उसके रेट ऑफ फॉर्मेशन को बढ़ा रहा है, तो उसका वाला जो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको एग्जाम में ऐसा दे दिया K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K4 इज ग्रेटर देन K3, या इसी को मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। K2 इज ग्रेटर देन K3 और ये ग्रेटर देन हो जाएगा K4। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपको समझना है कि इसका फोर्थ रेट ऑफ कांस्टेंट जो बना, फॉर्मेशन कांस्टेंट बना है, वो ज्यादा होता है। बात समझ आया? अब ये तो हुआ ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट। कभी कभी आपको सीएफएससी के टर्म्स में भी बताना होगा, तो याद रखना, हायर द सीएफएससी हाई विल बी द स्टेबिलिटी। अभी मैं आपको ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट बताया मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अगर कुछ चेंजेस आता है या सीएफएससी में कुछ चेंजेस आता है, तो यहाँ पे हम सीएफएससी नहीं देख सकते क्योंकि सीएफएससी तो सबके लिए समान ही है। भाई सीडी के लिए आप देखिएगा तो D10 का केस है, तो D10 इसमें भी D10 है, इसमें भी D10 है, तो सीएफएससी तो जीरो ही आएगा। तो आप टेट्राहेड्रल के ले लीजिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए ले लीजिए, आपका सीएफएससी तो जीरो ही आएगा। क्लियर हुआ? तो हमको देखना है, दो तीन बातें देखना है, एक तो सीएफएससी देखना है, एक तो कोई स्पिन चेंज हो रहा है क्या। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका स्पिन चेंज हो रहा है, हाई स्पिन से लो स्पिन, सॉरी लो स्पिन से हाई स्पिन जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ जियोमेट्री देखेंगे, जियोमेट्री की बात करेंगे। तो ऐसा कोई फैक्टर्स जिसमें चेंज होने से इसको स्टेबिलिटी मिल रहा है, इस वजह से इसका K4 की वैल्यू K3 से ज्यादा होगी। बस इतना ही आपको बताना चाहूँ। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये इसमें एक और एग्जांपल है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए। चलिए, यहाँ तक की बातें मैंने कर दी, एक बार आप इस नोट्स को मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, जो भी आपने ग्रुप में जुड़े होंगे। और ये हमारा हो गया आज का काम। हमने कहाँ तक पढ़ लिया? हमने आज पूरा ये बात कर लिया, इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने ये बता दिया आपको, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी बताया, स्टेबिलिटी कैसे बात करता है, और इसमें स्टेप वाइज बताया, और आपका ओवरऑल बताया, और इन सब में रिलेशन आपको बताया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग हम देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक एक बार आप वीडियो को देख लीजिए, कुछ बातें जो डाउट होंगी उसको आप पूछ लीजिएगा, सर ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आपको पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि राइट डाउन द स्टेबिलिटी स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट रिलेशनशिप बताइए। चलिए क्लियर है? चलिए बताइए, थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक कि आप एक बार इसको नोट कर लीजिए और आपको समझिए कैसे जो है आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू डिफर हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।